तो ये जो है हमने बताया भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। अब जो है इसमें कुछ और बात करते हैं। तो जैसा हमने बताया था पहले ही कि हमारे पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और मैंने पहले ही बता दिया था कि किस दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर एक नया पदार्थ बनना या एक पदार्थ का दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटना अभिक्रिया है। और अगर इस प्रकार से कोई एक पदार्थ दो पदार्थ में टूट रहा है कि पुनः अगर उन दोनों पदार्थों को मिलाकर हम ये पहला पदार्थ प्राप्त करना चाहें तो ना प्राप्त कर पाए, तो वो होगी रासायनिक अभिक्रिया। तो हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में क्या बताया कि कोई भी दो पदार्थ आपस में क्या करिए, मिक्स कर दीजिए और उससे एक तीसरा पदार्थ बन जाए, या फिर कोई एक पदार्थ हम ले लें और उस पदार्थ को उसमें हम कोई चीज करें कि उससे जो है कोई दो पदार्थ बन जाए, और फिर हम चाहें कि इन दोनों पदार्थों को मिलाकर पुनः ये पहला वाला पदार्थ प्राप्त कर ले जाएं और ना प्राप्त कर पाए, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी उसको कहा जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। तो ये चीजें हमने बता दिया है। अब हम बात करेंगे कि इन रासायनिक अभिक्रियाओं के भाग कौन कौन से हैं। तो अगला चीज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के भाग। रासायनिक अभिक्रिया के भाग। तो जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है इसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। जो पहला भाग होता है उसको कहते हैं अभिकारक, और जो दूसरा भाग होता है उसको कहते हैं उत्पाद। तो एक रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहला जो होता है उसको अभिकारक कहते हैं और जो दूसरा होता है उसको कहते हैं उत्पाद। और इस अभिकारक और उत्पाद के मध्य में एक तीर लगाकर इनको प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हमारा अभिकारक है और ये हो जाएगा उत्पाद। तो ये मुख्य रूप से एक रासायनिक अभिक्रिया की संरचना है। यानी एक रासायनिक अभिक्रिया में मुख्य रूप से तीन चीजें होंगी। पहला जो है वो अभिकारक होगा, दूसरा उत्पाद होगा और इनके मध्य इनको एक तीर लगाकर प्रदर्शित किया जाएगा। तो एक रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य रूप से कितने भाग हुए? दो भाग। पहला अभिकारक और दूसरा उत्पाद, इनके बीच में एक तीर लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। लिखना चाहे तो लिखते रहेंगे। अभिकारक क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिस मूल पदार्थ से नया उत्पाद बनता है, नया पदार्थ बनता है, उस पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। फिर से, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ से नया पदार्थ बनता है उसको कहते हैं अभिकारक। अगला उत्पाद क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बनता है उस नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे हमारे पास है बर्फ, और इस बर्फ को अगर हम गर्म कर दें तो बन जाएगा जल। तो ये जो हमारा बर्फ हुआ, ये बर्फ हो जाएगा अभिकारक, और ये जो जल है ये हो जाएगा उत्पाद। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख ले, नहीं तो आगे देखो। अब हम जो है यहाँ पर कुछ और चीज की बात करेंगे कि समीकरण क्या है। तो अब हम बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? तो अगर हम इन रासायनिक अभिक्रियाओं को, जो भी हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया थी, कि ये जो है इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें हम ये को अभिकारक कहेंगे और बी को उत्पाद कहेंगे। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम
उनके अभिकारक तथा उत्पादों को उनके सूत्रों तथा प्रतीकों द्वारा व्यक्त करें। सूत्रों के जो है द्वारा या प्रतीकों के द्वारा व्यक्त करें। तो जो अब हमारे पास नई संरचना प्राप्त होती है उस नई संरचना को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि जो है हमारे पास क्या होता है, जल है और कार्बन डाइऑक्साइड है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड है, और इस जल और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जो है बनाते हैं ग्लूकोज। अब ये हमारा हो गया एक रासायनिक अभिक्रिया। अब इसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम जल का रासायनिक सूत्र लिख दें, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र लिख दें और इधर ग्लूकोज का सूत्र लिख दें, तो जो अब हमारे सामने नई संरचना प्राप्त होगी उस नई संरचना को कहा जाएगा कि ये जो है रासायनिक समीकरण है। जैसे जल का फार्मूला हो जाएगा H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 और जो है ग्लूकोज का हो जाएगा CH2O6। तो अब ये हमारे साथ बैलेंस बराबर कर लेंगे। ये जो हमारे सामने अब नया जो है संरचना बन के आया, इसी नए संरचना को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। इस नई संरचना को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो लिखना चाहे तो लिख लें। लाल वाले तो ये चीजें हमने जाना कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो इसी क्रम में अब अगर आगे देखें तो अगर डेफिनेशन लिखना चाहे आप लोग तो लिख लीजिए रासायनिक समीकरण क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके सूत्रों अथवा प्रतीकों द्वारा व्यक्त करके लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन मैं लिख दे रहा हूं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उनके अभिकारी पदार्थों, अभिकारी पदार्थों का मतलब हो जाएगा अभिकारकों, ब्रैकेट में लिखना चाहे तो लिख लेंगे। अभिकारी पदार्थों का मतलब हो जाएगा अभिकारक तथा उत्पादों को यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उनके अभिकारी पदार्थों अर्थात अभिकारक तथा उत्पादों को यदि उनके सूत्रों अथवा, सूत्रों नहीं कहेंगे, रासायनिक सूत्रों, रासायनिक सूत्रों अथवा प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया जाए तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि रासायनिक समीकरण क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उनके अभिकारी पदार्थों अर्थात अभिकारकों तथा उत्पादों को यदि उनके रासायनिक सूत्रों अथवा प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया जाए तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि जैसे हमारे पास है H2 और प्लस क्या है I2 और ये मिलके बन जा रहा है 2HI। तो इसमें क्या है, ये जो H2 और I2 है ये हमारे हो जाएंगे अभिकारक
और इस अभिकारक को हमने क्या किया है, इनके प्रतीकों द्वारा लिख दिया है। और ये जो हमारा है ये हो जाएगा उत्पाद। इस अभिकारक और इस उत्पाद को हमने क्या किया है, इनके प्रतीकों अथवा सूत्रों द्वारा लिख दिया है। तो अब ये जो हमारा नया संरचना बन गया है, इस नई संरचना को कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है। ऐसे और एग्जाम्पल लेना चाहें तो कई एग्जाम्पल हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और जो है देख लीजिए, इसको नोट करते रहेंगे। अगला एग्जाम्पल हमारे पास है 2Mg प्लस O2 मिल करके बन रहा है 2MgO। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया था अभिकारक और ये क्या था, उत्पाद। और इन सबको हमने मिला दिया है, तो अब ये हमारा बन गया रासायनिक समीकरण। तो इस सबको लिखते रहेंगे, पूरा सब इंपॉर्टेंट है, कोई छूटने वाली बात नहीं है। और ये हमारा अगला चैप्टर, ये चैप्टर अगले वीडियो में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा मैंने इसी में कवर कर दिया है। अब जो है थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो एक ही दिन में पूरा पढ़ा दिया जाएगा तो समझने में दिक्कत होगी।